गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद। आज हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो को लेकर के हैं और ये मुद्दा है अपने पास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अप्रैल 2025 को एक गाइडलाइंस इशू किया गया था रिगार्डिंग गवर्नर, रिगार्डिंग प्रेसिडेंट पावर ओवर स्टेट्स में। तो समझते हैं कि पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इस मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई। जानते हैं एक वन बाय वन एस्पेक्ट को, है ना। जैसे आर्टिकल 200 और 201 का मुद्दा अपने पास आने वाला है, अपने पास आर्टिकल 143 का मुद्दा आएगा, अपने पास आर्टिकल 131 का आएगा, आर्टिकल 32 का मुद्दा आएगा। तो एक्चुअली क्या है कि करंट अफेयर्स या न्यूज़ में रहने वाली चीज़ों को लेकर के कैसे पॉलिटी में यूज़ करना है, कैसे आपको एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी है अपनी, और चीज़ों को कैसे अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना है, आंसर इन्हेंसमेंट के तौर पे। जब तक आप समझेंगे नहीं तो रटे तरीके से करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में भरसक कोशिश की गई है कि सारे के सारे मुद्दे क्लियर हों आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के रोल क्या है अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपको ध्यान होगा कि प्रेसिडेंट हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन और गवर्नर लाइक द सेम, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट लेवल पे। और आपको ये तो यहाँ पे तो ये पता चला होगा कि प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं रेस्पेक्टिव लेवल पे। तो बात आ जाती है सेंटर की और बात आ जाती है स्टेट की। तो चूंकि इंडियन फेडरेशन है, भारतीय संघवाद है, और इस संघवाद में, इस फेडरलिज्म में, इंडियन फेडरेशन में हमारे पास जो कंपोनेंट के तौर पे इंडिया, और जो कि आपने देखा होगा आर्टिकल 1 के रेफरेंस से बोला भी जाता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस यूनियन ऑफ स्टेट्स में, यानी कि इस जो भारतीय संघ की जो परिकल्पना की गई, इसका कंपोजिशन क्या है, ये हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूटीज को मिला के बनाया गया है। और इसी क्रम में हम लोग इस बात को भी समझते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट्स को पावर दिए गए हैं, चाहे वो पावर 7th शेड्यूल के पर्सपेक्टिव से हो, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर इनटू 3 लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आपको ध्यान होगा कि लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, और लिस्ट 3 जो कि कंकरेंट लिस्ट है। हिंदी में राज्य सूची और समवर्ती सूची का विषय बोलते हैं उसको। राज्य सूची के अंदर में 61 सब्जेक्ट्स हैं और समवर्ती सूची के अंदर में जो कि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है 52 सब्जेक्ट्स हैं फिलहाल के तौर पे। तो लिस्ट 2 हो या लिस्ट 3 की बात, उसमें आप देख पाएंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स आर केपेबल टू एम्पावर लॉज, है ना, टू लेजिस्लेट देयर लॉज, टू लेजिस्लेट देयर पॉलिसीज। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आर केपेबल ओवर 61 सब्जेक्ट्स जो कि लिस्ट 2 के अंदर में है, और ओवर 52 सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजंस। तो अब ये देखिए कि जैसे मान लीजिए लॉज बनाने की बात आती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन क्या है अपने इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। तो स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे है किसी भी स्टेट में, और वहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि अपने पास 6 स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है और यूपी। इन 6 स्टेट्स में अपने पास 2 हाउस का कंसेप्ट है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एग्जिस्ट करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ बात, यानी कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 6 स्टेट्स में अपने पास विधान परिषद का कंसेप्ट है ना, एज ए अपर हाउस, और अपने पास राज्य विधानसभा भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। अब बारी आती है कि लॉज बनाने के क्रम में इन सब का कैसे यूज होता है, यानी कि कोई जहाँ पे 2 हाउस हैं या फिर जहाँ पे यूनिकैमरलिज्म है, यानी कि बाइकैमरलिज्म का भी प्रोविजन है और यूनिकैमरलिज्म का भी प्रोविजन है, यानी कि रिमेनिंग दोज 6 स्टेट्स, बाकी जगहों पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मैं हाउस या फिर हाउसेज यूज करूंगा, तो आप रेस्पेक्टिवली समझ लेंगे। तो देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है, जब बिल दोनों हाउस या फिर हाउस से पास होकर गवर्नर के पास जाता है, तो थ्रू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 200, समझिएगा अच्छे से, आर्टिकल 200 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर जो है उस पर 4 अल्टरनेटिव्स एंजॉय करते हैं। गवर्नर के पास 4 पावर है ओवर दैट बिल, है ना, जो कि दोनों हाउस से, अगर दोनों हाउस है वहां पे, या फिर उस हाउस से पास होकर गवर्नर साहब के पास जाता है। तो अब बात आ जाती है कि
क्या क्या है वो पावर? गवर्नर चाहे तो एसेंट दे सकते हैं, गवर्नर चाहे तो विदहोल्ड कर सकते हैं, गवर्नर चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं बिल को रिगार्डिंग रिकंसिडरेशन ऑफ द मैटर्स, रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल। और चौथा ऑप्शन है गवर्नर हैज पावर टू रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपने देखा होगा कि 8 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस के अंदर में बातें की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की क्या कि एक टाइम लाइन को फ्रेम करने की, टाइम फ्रेमवर्क को डिफाइन करने की कोशिश की। फिर से बोल दे रहा हूं, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे कुछ भी प्रोविजंस नहीं है कि गवर्नर को कितने टाइम के अंदर में असेंट दे देना है, गवर्नर को कितने टाइम के अंदर में बिल जो कि विदहोल्ड किया हुआ है, उन्होंने विदहोल्ड का मतलब है टेकिंग नो एक्शंस ओवर ए बिल इज केप्ट इन आइडल कंडीशन, कितने टाइम के अंदर में उनको देना है, गवर्नर कितने टाइम के अंदर में बिल को रिटर्न कर सकते हैं, या फिर गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए भी कोई पावर, कोई टाइम फ्रेमवर्क डिफाइंड नहीं है, जबकि गवर्नर ने उनके लिए बिल को रिजर्व करके रखा। तो 8 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आता है, उसी के आलोक में, उसी के पर्सपेक्टिव में कल जो है जो अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चंस पूछे हैं रिसेंटली, और आज का जो वीडियो है इसी के अराउंड बात करते हैं हम लोग। यानी कि जो बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया गया, उस बिल का जो फेट है या प्रेसिडेंट एक्शंस ओवर दैट बिल व्हिच हैज बीन रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या होता है उस बिल के साथ, तो उसको कहां पे गवर्न किया गया? आर्टिकल 201 के अंदर में गवर्न किया गया है, जहां पे कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि बिल को एसेंट दे सकते हैं, बिल को रिटर्न कर सकते हैं, या बिल को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। इस बात पे भी ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते हैं ओवर स्टेट्स बिल, है ना, चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जब 8 अप्रैल को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव्स इश्यू किए थे वो ये बोला गया था कि अगर कोई बिल स्टेट हाउस से पास होकर के गवर्नर के पास आता है, तो उस बिल को 3 महीने के अंदर में एसेंट दे देना होगा, या फिर जो रिटर्न करते हैं वो, गवर्नर अगर दोनों हाउस मतलब कि पास होकर के या फिर एक हाउस से पास होकर गवर्नर के पास आता है, तो विद इन, और वो उन्होंने रिटर्न कर दिया, और अदर हाउस विद और विदाउट कंसिडरेशन बिल को गवर्नर के पास दोबारा भेजते हैं, तो 1 महीने के अंदर में उनको एसेंट दे देना होता है। और वहीं पे अगर किसी बिल को गवर्नर ने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को अपने जो गाइडलाइंस है उसी के अंदर में बताया था कि 3 महीने के अंदर में भी उनको उसके ऊपर में एसेंट दे देना होता है। यानी कि पहली बार कोशिश की गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उनको टाइम लिमिटेशन प्रोवाइड करवाने की, तो बहुत सारे स्टेटमेंट भी हैं, बहुत सारे थोड़ा अनडेमोक्रेटिक वर्ड भी यूज किए गए, यानी कि सुपर पार्लियामेंट बतला दिया गया, न्यूक्लियर मिसाइल बतला दिया गया सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट ये सब पावर क्यों यूज कर रहा है, इसके भी महत्व को समझेंगे। इससे पहले के भी वीडियो में आर्टिकल 142 का डिस्कशन हो चुका है। सिंपल शॉर्ट में मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 142 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को इंपावर कर दिया गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हैं उसके बेसिस पे टू डू कंप्लीट जस्टिस। समझ गए बात को? आर्टिकल 142 कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को इमेंस पावर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, और यही मतलब आर्टिकल 142 भी एक प्रोविजंस है जो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में ये टसल रिलेशन बनाने का काम करते हैं, या फिर जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके बीच में ये जो गैप है या फिर जो एक जो सुपरमेसी की होड़ है ना, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अभी कि अब देखिए अपने पास प्रेसिडेंट के पास भी वेरियस पावर है, सुप्रीम कोर्ट के भी पास वेरियस पावर है। जो आपको ध्यान भी होगा कि गवर्नमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अपने सिस्टम में यह है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आर द सेम, और जुडिशरी वहीं पे, जुडिशरी का ये पर्पस है टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जुडिशरी की है। और जुडिशरी में आप जब देखेंगे अपना वो पिरामिडिकल शेप जुडिशरी का जो इंडिया के अंदर में है, पिरामिडिकल शेप में यू कैन इजीली फाइंड दैट सुप्रीम कोर्ट इज लाइंग एट द टॉप। समझ गए बात को? अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट जो पावर एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि अब आ जाते हैं आर्टिकल 143 की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ये प्रेसिडेंट को पावर देता है टू सीक ओपिनियन, है ना, टू सीक एडवाइसेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ओवर द क्वेश्चन ऑफ लॉ। यानी कि आर्टिकल 143 के ही तहत
जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हम लोग मैटर पढ़ते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है कोई भी जो इम्पोर्टेंट लॉ के मैटर है उनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की राय जाननी हो तो प्रेसिडेंट इसके लिए कौन से आर्टिकल को यूज करेंगे, 143 को। देखिएगा आर्टिकल 143 के अंदर में वी हैव टू क्लाउज 1 और क्लाउज 2। क्लाउज 1 मेक्स ऑब्लिगेटरी, यानी कि क्लाउज 1 जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन, चाहे तो दे भी सकता है चाहे तो नहीं भी दे सकता है। और वहीं पे जो क्लाउज 2 है वो है आपका एडवाइजरी, है ना, कि उसमें मतलब कि वो डिस्क्रिशनरी बनाता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो देगा या फिर चाहे तो नहीं देगा। और वहीं पे आर्टिकल 143 क्लाउज 2 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को बाइंडिंग है कि वो प्रेसिडेंट के लिए एडवाइजरी जुरिसडिक्शन देंगे ही देंगे। यानी कि इसी आर्टिकल को यूज करके प्रेसिडेंट जो अभी द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चंस पूछे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आता है वो तो देखना बाकी है। बट इस ड्यूरेशन में जो भी प्रोविजंस आए हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 टैकल करते हैं। यानी कि जब भी किसी मुद्दे पे ये प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि बहुत कम टाइम पे यूज किए जाते हैं, जब भी कोई अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर हो, जब भी कोई लॉ का मैटर हो दैट हैज बीन अराइजन और लाइकली टू बी अराइजन, तो सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ले सकते हैं। अब बात आ जाती है अपने पास आर्टिकल 131 को क्यों जिक्र किया गया और आर्टिकल 32 का क्यों जिक्र किया गया। देखिए पहली बार तो इन दोनों को समझने के लिए हम लोग 8 अप्रैल के डिसीजन में चलते हैं, 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में चलते हैं। तो देखा होगा आपने कि एक्चुअली में तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये मामला था। तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर में जो गवर्नर है वहाँ के उनके अगेंस्ट उनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। और कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी है और जो पीपल का एस्पिरेशन है उसके बीच में गवर्नर जो है इक्विलिब्रियम के तौर पे काम करते हैं, यानी कि बैलेंस के तौर पे काम करते हैं, संतुलन बनाने का काम करते हैं। तो यही सारी मुद्दों की अवहेलना होती है, यही सारे मुद्दों का वायलेशन होता है और तभी जाके सुप्रीम कोर्ट कम्स इनटू प्ले और एक टाइम फ्रेमवर्क डिफाइन करने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात आ जाती है कि क्या ऐसा कुछ हुआ था वहां पे। तो तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा 10 बिल को रिजर्व कर लिया गया था फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर बिल का रिजर्वेशन, आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, उसमें आप देखेंगे कि जब वो बिल असेंटेड बाय गवर्नर होता है तभी जाके लॉ बन पाते हैं, एक्ट बन पाते हैं। तो अगर विदहोल्ड कर लिया या फिर रिटर्न कर लिया, उसके ऊपर में कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया और फिर प्रेसिडेंट के ऊपर में कोई प्रेसिडेंट जो है कोई उस पर एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो ऑल दीज सर्कमस्टांसेस रिवील्स दैट कि कहीं ना कहीं डिले होगा, कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिशनरी पावर इंजॉयड बाय बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और उसी को रोकने की कोशिश की जाती है 8 अप्रैल के डिसीजन में। और यही बात फिर जो है प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन किया कि क्या ये प्रेसिडेंट के पावर को लिमिट करने की बात नहीं, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करने की बात नहीं होगी, क्या ये इक्विलिब्रियम ऑफ पावर को रीडिफाइन करने की बात नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर में छेड़छाड़ करने की बात नहीं होगी। समझ पा रहे होंगे फुली, क्योंकि देखिए सेपरेशन ऑफ पावर आपने देखा होगा कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सब अपने अपने डोमेन में काम करते हैं। इवन आपने जो अपना गवर्नमेंटल मॉडल देखा होगा कि दे वर्क इन क्लोज कोलैबोरेशन टू ईच अदर विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू ईच अदर्स डोमेन। तो अगर बात इश्यूज के तौर पे लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अप्रैल को जो डिसीजन लिया जाता है वो तो इंटरफेरेंस की बात होगी। दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि दोनों ही रेस्पेक्टिव लेवल पे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन और स्टेट, इनके पावर को लिमिट करने की बात। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और इसी बीच हम लोग 131 को भी समझते हैं कि 131 क्या है। 131 को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ पावर है और सुप्रीम कोर्ट की जो कैपेसिटी है अपने यहाँ, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑलरेडी सेड, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैं, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह हैं। तो अब ये भी देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है एपेक्स लेवल का फेडरल कोर्ट है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच जब डिस्प्यूट होगा तो किसके पास जाने हैं ये केस, ये आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है, स्कोप है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो कहाँ एप्लीकेबल होता है।
यानी आर्टिकल 131 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है उसको बताया गया है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है क्या। किसी भी कोर्ट का, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कैपेसिटी वो होता है कि उस कोर्ट के पास क्या कैपेसिटी है टू हियर द केस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि क्या उस मामले में उस कोर्ट में केस को पहली बार फाइल किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है और कोर्ट के पास पावर है इंटरटेन करने का, कोर्ट के पास पावर है जुरिस्डिक्शन देने का, तो इसका मतलब वो उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है अपने, या सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, स्कोप है, न्यायिक क्षेत्र है, उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को बताया गया है आर्टिकल 131 में। और सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये बतलाता है कि सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट के मैटर पे, चाहे एक तरफ सेंटर पार्टी हो या फिर एक तरफ स्टेट हो, एक तरफ सेंटर हो या फिर एक तरफ स्टेट या स्टेट्स हो, एक तरफ स्टेट हो या फिर दूसरी तरफ आपको स्टेट या स्टेट्स हो, यानी कि जब भी मुद्दा सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट का होगा तो यही सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और इस टाइप के केस को सुप्रीम कोर्ट में ही पहली बार केस फाइल किया जा सकता है। अब देखिए, जब बात यानी कि प्रेसिडेंट का मुद्दा हो, गवर्नर का मुद्दा हो, सेंटर और स्टेट का रिलेशन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। और देखिए क्या होता है, आपको आर्टिकल 32 भी पैरेलली लेके चलते हैं। आर्टिकल 32 में आपने देखा होगा, एक्चुअली डील्स विद द रेट जुरिस्डिक्शन। रेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जो आपने सुना भी होगा कि सुप्रीम जो अपने फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट आपको ध्यान होगा तो इट इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स, है ना। इंडिविजुअल्स के लेवल पे बात करते हैं, और इंडिविजुअल्स के लेवल पे जब उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो इंडिविजुअल कैन रीच डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग आर्टिकल 32, जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है रेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है। देयर आर 5 मैकेनिज्म ऑफ रेट जुरिस्डिक्शन। सुना भी होगा आपने, हेबियस कॉर्पस है अपने पास, मैंडामस है, प्रोविशन है ना, सर्टिफिकेटरी है, क्यू वारंट है। ये 5 पावर होते हैं आर्टिकल 32 के अंदर में, और ये सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट भी रेट जुरिस्डिक्शन का पावर एक्सरसाइज करते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। ये मुद्दा आ जाता है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये हुआ था कि जब स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची किस मैटर पे लेके, यानी कि ये जो बिल को पास करने के मैटर पे लेके, कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेकर के, तो उनको कौन से पावर को यूज करके जाना चाहिए था, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाना चाहिए था, आर्टिकल 131 के अंदर में जाना चाहिए था। इसलिए क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिकल 32 का स्कोप, आर्टिकल 32 के स्कोप को यूज करके स्टेट गवर्नमेंट क्यों पहुंची सुप्रीम कोर्ट, समझ पा रहे होंगे। यानी कि जो आपको ये समझना पड़ेगा उसके लिए कि हेबियस कॉर्पस क्या है, मैंडामस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, सर्टिफिकेटरी क्या है, और क्यों वारंट क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंडामस की बात करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देता है ना, ऑर्डर इश्यू करता है ऑफिशियल्स को कि जो उन्होंने काम नहीं किया है वो काम करने को, है ना, जस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, मैंडामस कहता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट के द्वारा हो या फिर गवर्नर के द्वारा हो, अगर उनके द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को निभाने में कहीं ना कहीं अगर लैकिंग है तो सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन इश्यू करता है। लेकिन चूंकि सेंटर और स्टेट का मुद्दा इंक्लूड हो जाता है, तो दैट्स व्हाई ये मुद्दा किसके अंदर में इंक्लूड होना चाहिए था, आर्टिकल 131 के अंदर में इंक्लूड होना चाहिए था, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। तो अभी देखिए क्या है, जो अभी रिसेंट का मुद्दा 14 क्वेश्चंस पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और सुप्रीम कोर्ट को इस नाते बहुत सारे पावर मिले होंगे। आपको 142 का ध्यान होगा, आर्टिकल 145 भी न्यूज में आता है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है ना। तो होपफुली अभी के जो मुद्दे हैं, आज का जो मतलब कल के डायमेंशन से, कल के पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें, जो आर्टिकल्स न्यूज में आए, तो वो सब मैंने आपके समक्ष रखा है ना। आर्टिकल 200 का स्कोप है, 201 का स्कोप है, 143 का स्कोप है, 131 का स्कोप है, और 32 का स्कोप है। तो सब जो प्रोविजन है उनके बीच में डिफरेंशिएट रखिएगा। कहीं पे कोई एम्बिग्युइटी का सिचुएशन नहीं है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन वाला मुद्दा नहीं है। अगर फिर भी कुछ है तो आप अपनी समझ के लिए मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज छोड़िए कि जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और होपफुली उसका 1 बाय 1 जवाब दिया जाएगा आपको। पर्पस ये है क्या कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मन से पढ़ेंगे, जो चीजें ऑन गोइंग है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ जाएंगे तो आंसर लिखने में भी आसानी होगी, रटने वाला चीज खत्म हो जाएगा, और कंसेप्ट हमेशा के लिए बिल्ड हो जाएगा।
चाहे बात पीटी की होती है या फिर मेंस की होती है या फिर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट का ही क्यों ना हो, सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन वे में अरेंजमेंट होता है उसका, और जहाँ पे जरूरत जैसी पड़ती है अपनी समझ के साथ उसको आंसर करते रहिए। तो इन्हीं सारे अभी अपने पास यूपीएससी का जो यूपीएससी के लिए पीटी का भी एग्जाम आने वाला है 25 मई को, तो आप सभी को उसके लिए बेस्ट विशेष है, मन से दीजिए बिना किसी टेंशन के, है ना। और आपने अच्छी पढ़ाई की है, होपफुली की है, अगर नहीं भी की है तो इस बात को विश्वास रखिए, इस बात से विश्वास रखिए कि आपकी तैयारी अच्छी है ना। और मन से दीजिए, दिल से दीजिए एग्जाम, और बेस्ट विशेष, है ना, आपको आपके कमिंग डेज के लिए। जय हिंद। Hit the like button and subscribe the channel for such updates.